So, friends, so far we have studied the globalization. That means the integration and interconnectedness between the different kind of market across the world. ये ग्लोबलाइजेशन का सीधा सीधा मतलब है कि वर्ल्ड मार्केट का इंटीग्रेशन होना। तो अगर हम लास्ट 20 ईयर्स में देखें तो ग्लोबलाइजेशन है इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही लंबे समय से चलता आ रहा है। अब इसका इफ़ेक्ट क्या है लोगों पे, लोगों की लाइफ किस तरह से प्रभावित हुई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, हम देखेंगे दोनों एस्पेक्ट, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। राइट, सो लेट्स मूव। सो ग्लोबलाइजेशन के चलते क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब आपको समझ आ गया कि मार्केट का इंटीग्रेशन और कंट्रीज़ के अमंग ट्रेड काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाना। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन अराइज हो गया है। डिफरेंट प्रोड्यूसर, अलग अलग प्रोड्यूसर हैं, उनके बीच में कंपटीशन अराइज हो गया है। हमारे यहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर है वो, और जो फॉरेन प्रोड्यूसर है वो, और इसके चलते जो कंज्यूमर है, हम लोग हैं कंज्यूमर, उनको एडवांटेज हुई है। किस तरह से हुई है ये देखते हैं। ज़्यादातर जो एडवांटेज हुई है जो अर्बन एरिया के जो थोड़े ठीक ठाक लोग हैं उनको हुई है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज़ ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक तो नंबर ऑफ़ चॉइसेस प्रोवाइड करवाता है कस्टमर को। आज के दिन कंज्यूमर के पास काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी में एक ही चीज़ की बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं और सस्ते दाम पे वो मिल जाती है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि क्वालिटी भी इम्प्रूव हो गई है और कंपटीशन बढ़ने की वजह से जो प्राइस था वो भी कम हो गया है। और एज ए रिज़ल्ट लोगों का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर। राइट, सो अगर हम प्रोड्यूसर और वर्कर देखें जाए, अमंग प्रोड्यूसर एंड वर्कर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बिन यूनिफॉर्म नहीं रहा। किस तरह से वो देखते हैं। सबसे पहले देखो, एमएनसी जब देश में आती है, कोई बाहर देश की एमएनसी आती है, फॉरेन कंपनी जब इंडिया में आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। और इसके चलते ये देखो कि इंडिया में अगर पिछले 20 साल में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। इसका मतलब क्या है, अगर इंडिया में कोई कंपनी अगर कोई अपना प्लांट लगाती है तो वहाँ के लोगों को नौकरी मिलती है, रोज़गार मिलता है, काफ़ी सारा फ़ायदा होता है। तो ये हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रही है। और एमएनसी जो है काफ़ी ज़्यादा सेलफोन, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड, बैंकिंग इन अर्बन एरियाज़, काफ़ी ज़्यादा ऐसी सेवाएं हैं जो एमएनसी देती हैं। और इनके प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स ख़रीदते भी हैं और उसको यूज़ भी करते हैं। तो अगर हम देखें इंडस्ट्रीज़ एंड सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा नई नई जॉब क्रिएट हुई है। सिंपल सी बात, अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया में अगर प्लांट लगाती है तो लेबर भी चाहिए होती है, सारी चीज़ें चाहिए होती है, जिससे लोगों को रोज़गार मिला है और इस कंपनी में माल भी पहुंचाना है। सपोज़ करो किसी ने गारमेंट का कोई बिज़नेस लगाया है फ़ॉरेन कंपनी में, फ़ॉरेन तो ये बाहर से, जैसे अमेरिका की कंपनी है, अगर उसने गारमेंट सेक्टर इंडिया में लगाया है तो अमेरिका से तो माल लेगी नहीं, वो कहाँ से लेगी, इंडिया से। तो इसके चलते जो सप्लाई ऑफ रॉ मार्केट है, सप्लाई ऑफ जो रॉ मटेरियल है वो भी इस इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और इंडस्ट्री में अगर माल की डिमांड बढ़ रही है तो लोग उतनी सप्लाई देने के लिए प्रोडक्शन भी ज़्यादा करते हैं। तो इसके चलते जो रॉ मटेरियल की सप्लाई है लोकल कंपनीज़ की वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। राइट, सो यहाँ पे देर आर सम स्टेप्स दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड टू इन्वेस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने अभी बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं ताकि फ़ॉरेन कंपनीज़ को अट्रैक्ट किया जा सके। इसके चलते गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल जोन बनाए हैं, जिसको आप कहते हो SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। फुल फॉर्म याद रखना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, सारी की सारी कंपनीज़ को ये फैसिलिटी दी जाती है। उनको काफ़ी ज़्यादा टैक्स में भी, जो इनिशियल 5 ईयर्स तक उनको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। मतलब आपने एक ऐसी बाउंड्री बना दी जिसके भीतर आप सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हो, बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट रोड, बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन, बेस्ट स्टोरेज फैसिलिटीज़। और आप अगर ये जो SEZ वाला एरिया है इसमें आपको 5 साल तक कोई टैक्स भी नहीं देना। तो इसके चलते बहुत सारी फॉरेन कंपनी हैं अट्रैक्ट होती हैं। और गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी दी है, किसमें, लेबर लॉ में। आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से ऑर्गेनाइज सेक्टर में कंपनीज़ को रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए। राइट, लेकिन इन कंपनीज़ को क्या दिया है, इस तरह की छूट दी गई है कि वो अपने हिसाब से वर्कर को हायर कर सके रेगुलर बेसिस पे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। जब भी काम का ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है तो ये कंपनी हायर कर लेती है, और जब काम का प्रेशर नहीं होता है तो ये कंपनी निकाल भी देते हैं। इसके चलते क्या हुआ है, लेबर मार्केट भी सस्ती पड़ी है। मतलब इसको जो लेबर कॉस्ट है इस कंपनी को वो भी कम हो गई है।
लेकिन अब भी ये कंपनियां बोल रही हैं कि हमको और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, किसमें, लेबर लॉ में। तो इनको लेबर लॉ में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है ताकि ये लोग इन्वेस्ट कर सके। तो ये कुछ स्टेप्स थे जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की जाती है। सेकेंडली, देर आर सेवरल टॉप इंडियन कंपनीज दैट हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज्ड कंपटीशन। इंक्रीज्ड कंपटीशन बढ़ा है, बाहर की कंपनी जब देश में आई हैं तो हमारे इंडिया की जो टॉप कंपनी है उनको भी बेनिफिट हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको भी एक नई टेक्नोलॉजी मिली है, और नई टेक्नोलॉजी, नई प्रोडक्शन मेथड, नया वर्क कल्चर, जिसके चलते उन्होंने अपना प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड भी बढ़ा लिया है। और कई बार ये कंपनी, लोकल कंपनीज़ क्या करती हैं, फ़ॉरेन कंपनीज़ के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करती हैं, जिसके कारण इनकी प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जैसे ग्लोबलाइजेशन, जो हमारी जो लार्ज इंडियन कंपनी है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी भी, खुद भी मल्टीनेशनल कंपनी उभर के हैं, जैसे टाटा मोटर ऑटोमोबाइल्स में, इन्फोसिस आईटी सेक्टर में, रैनबैक्सी मेडिसिन में, एशियन पेंट्स में, सुंडाराम फास्टनर नट एंड बोल्ट्स में। ये जितनी भी कंपनियां हैं आज इनकी प्रेजेंस है वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है। बहुत सारे दूसरे देश के लोग भी इनका सामान खरीद रहे हैं और हमारे देश में भी बेच रही हैं। मतलब हमारी कंपनियां भी दूसरे देश में जा रही हैं ग्लोबलाइजेशन के चलते ही। टाटा मोटर्स का प्लांट अमेरिका में लगता है, उनकी कंपनी का प्लांट हमारे यहाँ लगता है। तो देखो किस तरह से मार्केट कनेक्ट हो गई है। और इसके चलते ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, नई नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी हैं कंपनियों के लिए, ताकि सर्विस वो देश के, खासकर देखो आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है। और आज के दिन आप देखो कि इंडियन कंपनी है वो मैगजीन प्रोड्यूस करती है, किसके लिए, लंदन बेस्ड कंपनी के लिए। मतलब लंदन बेस्ड कंपनी के लिए हमारे इंडिया में मैगजीन छपती है। आज अगर अमेरिका में मान लो, हमारे यहाँ पे बहुत सारे कॉल सेंटर हैं, अगर अमेरिका में किसी का फ्रीज वरीज ख़राब होता है तो हमारे इंडियन लोग उसको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। सिंपल, कोई भी, जैसे बहुत सारे ऐसे कॉल सेंटर हैं जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत सारे बीपीओ हैं, बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मतलब अपनी सेवाएं को आउटसोर्स करना। सिंपल, तो आज इंजीनियरिंग है, इंडिया में इंजीनियर बहुत ज़्यादा लोग इंजीनियरिंग करते हैं, जिसके चलते काफ़ी चीप, जैसे बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे दूसरे देश में जाके हमारे इंजीनियर लोग काम करते हैं और काफ़ी ज़्यादा उसके देश की डेवलपमेंट में मदद करते हैं। बहुत सारे ऐसे इंजीनियर हैं जो दूसरे देश के होते हैं, हमारे देश में काम करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट एक दूसरे देश को हुआ है। देखो कुछ स्मॉल प्रोड्यूसर हैं जिसको नुकसान भी हुआ है। किस तरह से नुकसान हुआ वो देखेंगे। ये एक आदमी है रवि। रवि को नहीं पता था कि ऐसा क्राइसिस आएगा। ये एक एज ए लाइफ ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, इसको नहीं लगता था कि कंपटीशन के बढ़ते ऐसा क्राइसिस आएगा। रवि ने एक बैंक से लोन लिया था अपनी खुद की कंपनी के लिए, जो कि क्या बनाती थी, कैपेसिटर बनाती थी 1992 में। कौन से एरिया में, तमिलनाडु में। और आपको पता है कैपेसिटर काफ़ी जगह यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एप्लीकेशंस, ट्यूबलाइट्स, टेलीविज़न। और विद इन 3 ईयर्स, 3 साल के चलते चलते वो अपना मार्केट को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर चुका था। उसके अंडर 20 वर्कर भी काम कर रहे थे। His struggle to run his company started when the government removed restriction on import on capacitor as per WTO agreement 2001। WTO का एक एग्रीमेंट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 2001 के अंडर क्या किया, जो कैपेसिटर थे उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दी। मतलब अगर बाहर से आप कैपेसिटर लेते हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके चलते क्या हुआ, जो उसकी जो मेन क्लाइंट थे, जो टेलीविज़न कंपनी, उन सारी की सारी टेलीविज़न कंपनीज़ ने या फिर आईटी कंपनीज़ ने सारा का सारा अपना माल फॉरेन कंपनी से लेना स्टार्ट कर दिया। और जो कंपटीशन था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, उसको काफ़ी ज़्यादा, जैसे रवि था जो पहले ही कैपेसिटर बनाता था, अब रवि के क्लाइंट भी बाहर की कंपनी से क्या लेने लगे, माल लेने लगे। तो इसने जो कैपेसिटर बनाए थे वो तो बेकार हो गए। तो सब ने अगर बाहर से कैपेसिटर ख़रीदेंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि अगर सारे रेट कंपेरिजन होता है, चॉइस होती है, तो अब जैसे बाहर की कंपनी में बल्क में प्रोडक्शन होती है, बल्क में प्रोडक्शन होने के कारण प्राइस भी घट जाता है। तो प्राइस घटने के कारण अभी लोग कंपैरिजन करते हैं, जो सबसे अच्छा और टिकाऊ होता है वो वही लेते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज़ ने, जो रवि के पहले क्लाइंट थे, उन्होंने बाहर की कंपनी से लेना स्टार्ट कर दिया। तो देखो कैसे सिस्टम ख़राब हो गया। और रवि को आज के दिन जो प्रोड्यूसर है वो बहुत ही 2000 प्रोड्यूसर, मतलब 2000 की साल में लगभग आधे से ज़्यादा प्रोड्यूसर वो बेच पाता है, आधे से ज़्यादा कैपेसिटर वो बेच पाता है, और ओनली 7 ही वर्कर उसके अंडर काम करते हैं। और रवि के साथ साथ जितने भी रवि के फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी जो हैदराबाद और चेन्नई में जो बिज़नेस करते थे, उन्होंने भी अपने बिज़नेस को क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया है। सिंपल सा एक लॉजिक है। कैसा लॉजिक, देखो
अगर सपोज करो हमारी सिटी है महेंद्रगढ़, आज आप यहाँ से बहुत सारे लोकल दुकानदार से सामान लेते हो। सपोज करो कल महेंद्रगढ़ में एक मॉल बन जाता है जिसका वर्क कल्चर अच्छा है, आप मॉल में जाते ही आपको अलग सा आनंद आता है, साफ़ सफाई रहती है, सब कुछ अच्छा होता है और इस मॉल के अंदर सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं। आप सिनेमा घर भी है, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी हैं, लाइजर टाइम के लिए काफ़ी वक्त है। अगर आप कुछ ना भी खरीदो तो मॉल का माहौल वैसे ही इतना अच्छा होता है कि आपका टाइम स्पेंड हो जाता है और चलते चलते ना चलते आप कुछ ना कुछ वहाँ से खरीद ही लेते हो। और धीरे धीरे सारे के सारे लोग जो पहले लोकल मार्केट से खरीदते थे सामान, अब वो कहाँ से खरीदने लग गए? मॉल से खरीदने लग गए। क्यों? क्योंकि मॉल्स ने इसका कंपटीशन क्या कर दिया? बढ़ा दिया, जिसके चलते जो लोकल मार्केट है वो कई बार ख़त्म हो जाती है। इसीलिए हमारे देश में जो वॉलमार्ट अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है उसको हम अलाउ नहीं कर रहे हैं रिटेल सेक्टर में, राइट। सो जितनी भी आपकी बैटरीज, कैपेसिटर, प्लास्टिक, टॉय, टायर, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स ऑयल, ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं ये जो सारी की सारी, जिसके कारण कंपटीशन बढ़ने के कारण ये सारी की सारी इंडस्ट्री अफेक्ट हुई हैं और बहुत सारी यूनिट इसकी क्या हो गई? शट डाउन हो गई और बहुत सारे वर्कर क्या हो गए? जॉबलेस हो गए। और ऐसी इंडस्ट्री लगभग जो 20 मिलियंस वर्कर हैं ऐसी इंडस्ट्रीज़ में, जो सारे के सारे वर्कर क्या हुए हैं? अफेक्ट हुए हैं इस ग्लोबलाइजेशन के चलते। एंड कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, आज के दिन ग्लोबलाइजेशन देखा जाए तो उसने प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, बहुत सारे वर्कर्स की लाइफ पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा डाला है। और इस कंपटीशन के चलते आजकल वर्कर हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, फ्लेक्सिबल नियम के साथ काम करना चाहते हैं। मतलब वर्कर्स जॉब आर नो लॉन्गर अंडर सिक्योर, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती हैं फॉरेन कंपनीज़, और वर्कर की जो लाइफ है वो सिक्योर नहीं है, क्योंकि कभी भी इनको हायर किया जाता है, कभी भी इनको फायर किया जाता है। हायर एंड फायर की कैपेसिटी चलती रहती है। देखो, लार्ज एमएनसी इन द गारमेंट इंडस्ट्री इन द यूरोप अमेरिका, जितने भी यूरोप अमेरिका में लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं ये अपने प्रोडक्ट इंडिया में एक्सपोर्ट करती हैं। तो ये लार्ज एमएनसी हैं, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है इनका, तो बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट गुड बनाती हैं, बहुत ही सस्ता माल बनाती हैं, जिसके क्यों? ताकि ये प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सके। और इसके चलते जो इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर है उनको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट को कट करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो कम नहीं हो सकती। और एक्सपोर्टर हैं वो लेबर कॉस्ट को भी कट करने की कोशिश करते हैं। जैसे बाहर की कंपनी को लेबर लॉ में भी छूट चाहिए और हमारे यहाँ के लेबर उतने में काम नहीं करते हैं। तो जैसे जो फैक्ट्री पहले वर्करों को परमानेंट बेसिस पे काम देती थी, अब वो बस टेम्परेरी बेसिस पे ही काम देती हैं और उनको रेगुलर भी पे नहीं देती है पूरे साल के लिए। और वर्कर को काफ़ी लंबे आवर्स तक काम करना पड़ता है, नाइट शिफ्ट करनी पड़ती हैं और कई बार वेज बहुत ही कम होते हैं और वर्कर को कई बार अपने जीवन का गुजारा करने के लिए ओवर टाइम भी करना पड़ता है। अब while this competition among the government sector has allowed the MNC to make large profit, workers are denied their fair share of benefit brought about by globalization। तो ग्लोबलाइजेशन के चलते कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एमएनसी सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है, वर्कर को फेयर शेयर नहीं देती है, कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं देती है। एक गारमेंट वर्कर की कहानी है सुशीला, दैट हैज़ स्पेंड मैनी ईयर्स एज ए वर्कर इन गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इन दिल्ली, जिसने काफ़ी ज़्यादा 34-35 साल की ये ओल्ड लेडी है जिसने इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम बिताया है। एंड सी वॉज एम्प्लॉयड एज ए परमानेंट वर्कर, वो परमानेंट वर्कर थी, उसको सारे हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ओवर टाइम, डबल रेट सब कुछ मिलता था। लेकिन 1990s में ये फैक्ट्री क्लोज हो गई और आफ्टर सर्चिंग फॉर ए जॉब फॉर 6 मंथ्स सी फाइनली गोट ए जॉब इन 30 किलोमीटर। और उसने बहुत मेहनत करने के बाद 6 महीने के बाद उसे जॉब मिली, वो भी 30 किलोमीटर दूर अपने घर से। तो आफ्टर वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर सेवरल ईयर, बहुत सालों तक काम करने के बाद भी वो एक टेम्परेरी वर्कर है जो बहुत कम कमाती है, बहुत हाफ कमाती है जितना वो पहले कमाती थी। और सुशीला को अपना घर छोड़ना पड़ता है मॉर्निंग में 7 के 7 दिन, कितने बजे? 7:30 बजे दिन में, और रात को 10 बजे वो लौटती है। और एक दिन भी काम से छुट्टी मिली तो मतलब उसको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा और उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलते, इंश्योरेंस, मेडिकल, हेल्थ फैसिलिटी जो उसको पहले मिलता था। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री क्लोज हो गई है और फैक्ट्री इतनी ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होती है कि कई बार तो ऑर्डर भी नहीं मिलता तो पे भी नहीं मिलती। तो सिंपल है, आपने देखा कि किस तरह से गारमेंट इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा हर्ट हुई है, किसके चलते? ग्लोबलाइजेशन के चलते। And the condition of the worker and hardship of the worker described above has become very common in many industrial unit and service sector in India। ये जो हार्डशिप हैं, जो वर्कर्स की हार्डशिप है, ये लगभग बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट और सर्विस सेक्टर में देखी जाती है।
एंड मोस्ट ऑफ द वर्कर टुडे आर एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इंडिया का लगभग ये समझो आप 96% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करते हैं। मोर ओवर वर्कर की कंडीशन ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी लगभग सेम ही है जैसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, क्योंकि वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर सच एज सुशीला नो लॉन्गर गेट प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट दैट दे एंजॉयड अर्लियर। आज भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी उनको इतने ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलते जितने पहले मिलते थे। एंड स्ट्रगल फॉर द फेयर ग्लोबलाइजेशन, हाउ शुड वी स्ट्रगल टुवर्ड द फेयर ग्लोबलाइजेशन, कि हमें ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल फेयर हो, इसके लिए स्ट्रगल कैसे करना है। तो अबव एविडेंस आपको ये इंडिकेट करते हैं कि हर कोई ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट नहीं हुआ। जिन लोगों को एजुकेशन है, अच्छी स्किल है, वेल्थ है, और जो नई अपॉर्चुनिटी का यूज़ करना जानते हो, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना जानते हो, उनको फ़ायदा हुआ है। दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये बेनिफिट जाते ही नहीं हैं। तो सिंस ग्लोबलाइजेशन आज के दिन एक रियलिटी है, हर चीज़ कंट्रोल होती है ग्लोबलाइजेशन से, तो इसको कैसे फेयर बनाया जा सके, कैसे इसको बेहतर बनाया जा सके। तो पहली बात, फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा सबके लिए, और ये भी इंश्योर करेगा कि बेनिफिट सबको अच्छे से पहुंच जाए। एंड गवर्नमेंट कैन प्ले मेजर रोल इन दिस पॉसिबल, और गवर्नमेंट कैन प्ले ए बिगर रोल टू मेक दिस पॉसिबल। सबसे पहले इसकी जो गवर्नमेंट की जितने भी पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि जनरली आपने देखा होगा रिच और पावरफुल लोग ही इस पॉलिसीज़ को कंट्रोल करते हैं, तो गवर्नमेंट ये इंश्योर कर सकती है कि लेबर लॉ प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किए जाएं, वर्कर को उनका अधिकारों से वाकिफ़ कराए, और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर हैं उनको परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कुछ काफ़ी सब्सिडी दी जा सकती है, उसको सपोर्ट दिया जा सकता है, टेक्निकल सपोर्ट दिया जा सकता है। और गवर्नमेंट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर जो है जहाँ भी यूज़ करना है उसको वो वहाँ पे यूज़ कर सकती है, और WTO में फेयर रूल के लिए नेगोशिएट कर सकती है। और ये दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ खड़ी होके इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ आगे आके ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ का डोमिनेशन है जो वो WTO में, उसको लिए फ़ाइट कर सकते हैं। आज जैसे आपने देखा होगा कि कुछ पास्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा मैसिव कैंपेन और रिप्रेजेंटेशन पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से गए हैं, ताकि WTO में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा फेयर हो। और इसके चलते लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, धरने देने पड़ते हैं कि कंपनियों को अच्छी करो, बेहतर करो। देखो ये अपने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि किस तरह से नियो लिबरलिज्म, नो WTO, ऐसे बहुत सारे लोग जस्टिस के लिए तैयार रहते हैं। तो सिंपली आज के दिन सिंपल देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन ने इतना ज़्यादा कब्जा कर लिया कि पूछो मत। आज के दिन नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात करी है। आत्मनिर्भर भारत मतलब लोकल प्रोडक्शन, मतलब हम फिर से ग्लोबलाइजेशन से थोड़ा दूर जा रहे हैं, और इम्पोर्ट हम कम से कम करेंगे, सारी चीज़ें एक्सपोर्ट ही करेंगे, और खुद की जो लोकल स्वदेशी चीज़ें हैं उन पर रिलाई करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एंड so if you have any problem, so let me know in the comment section. Till then, enjoy your lecture. Have a good day. Thank you very much.